हाँ बेटा। पीछे वाला बेटा खोल देना। खुला हुआ है। तो बेटा प्लांट ग्रोथ का टॉपिक है ना, लेते हैं। बाद में ना उसका रेस्पिरेशन वाले का एक वो ओवरव्यू बाद में दे देंगे, एक क्लास में ही पूरे का समझा देंगे। उसका पूरे का एक शुरू से लेके एंड तक ओवरव्यू देंगे, क्या क्या कैसे कैसे हो। हाँ, क्योंकि इस उसमें प्लांट ग्रोथ को खत्म तब भी कर देंगे हम क्लासेस में। तो बेटा रे, देखिए बात आती है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो चैप्टर है। आ जाइए पेज नंबर देख लो। कौन सा पेज है एनसीईआरटी में? हाँ निकाल लो भाई। लेकिन ये है बेटा एनसीईआरटी। किताब लिया नहीं है? नहीं नया तो है, लेकिन बुक तो अपने आप ही लेनी है ना। बुक तो एनसीईआरटी अपने आप ही लेनी होती है, कि वो यहाँ से थोड़ी मिलती है। मिल जाती है। तो बेटा रे, देखिए बात आती है ग्रोथ की। आप जानते हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है ग्रोथ, है ना? ग्रोथ सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, आपने याद होगा जब हम लोग पढ़ते हैं क्या, लिविंग की प्रॉपर्टीज, स्टार्टिंग में जो फर्स्ट चैप्टर होता है ना? आ जाओ। जो फर्स्ट चैप्टर होता है 11th वाला एकदम, तो उसमें आप क्या देखते हैं कि सबसे शुरुआत में क्या होता है कि लिविंग कौन है, व्हाट आर लिविंग। तो उसमें पता है, आपने देखा होगा कि पढ़ा होगा कि लिविंग की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम बात करते हैं कि ग्रोथ होता है। और कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं? हाँ, शाबाश। देखो, ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है बेटा, मेटाबॉलिज्म होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और कॉन्शियसनेस, है ना? अच्छा, बेस्ट प्रॉपर्टी कौन सी होती थी लिविंग की? कॉन्शियसनेस, रेस्पॉन्ड करना अपने चारों तरफ सराउंडिंग। लेकिन आप जानते हैं कि किसी भी लिविंग बीइंग की या लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ बेटा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, बेसिक या फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना बेटा? ऑल लिविंग बीइंग। अब बात ये आती है कि एक्चुअली में देखिए, ग्रोथ है क्या? व्हाट इज ग्रोथ? है ना, एनसीईआरटी भी बात बोलती है शुरू में कि ग्रोथ मतलब क्या है, हम कैसे बात करेंगे ग्रोथ है। कोई भी जैसे बहुत सारे अलग अलग वो हो सकते हैं इसके कहने के तरीके, या पैरामीटर अलग अलग हो सकती हैं, है ना बेटा? मोबाइल बंद करो बेटा, और बंद करके रख दो। अगर आपके पास एनसीईआरटी भी नहीं है तो किसी के पास बैठो या तो। हाँ फिर तो कोई बात नहीं, इसको रख दो। मोबाइल से पढ़ाई नहीं होती क्लास में। इसे रख दो, अलग रख दो। हाँ, तो ग्रोथ बेटा, देखिए कोई भी
लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम बात करें, तो उसमें ना कोई इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल का मतलब है जो रिवर्स नहीं हो सकती, परमानेंट इंक्रीज होना। इरिवर्सिबल, परमानेंट। क्योंकि बेटा ऐसे नहीं कि रबड़ को खींचा, लंबी हो गई, छोड़ दिया, वापस आ गई वो अपनी जगह पे। एक्चुअली प्लांट ही बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। देखिए, ये क्योंकि सभी के लिए एक टर्म बात मैंने डिफाइन कर रहा हूँ ये, कि इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गेनिज्म। क्योंकि आप जानते हो कोई कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा हो सकता है सिंगल सेल्ड हो सकता है, तो एक सेल का ही है, तो सेल का साइज बढ़ना लेकिन परमानेंट इंक्रीज होना, इरिवर्सिबल, जो वापस नहीं आ रहा है ना बेटा, वो ग्रोथ है। या फिर आप जानते हैं जब सेल्स का नंबर बढ़ेगा, सेल डिवीजन भी ग्रोथ है। सेल का नंबर बढ़ के, तो सेल का नंबर बढ़ेगा, तो आप जानते हैं वो पर्टिकुलर पार्ट, वो टिश्यू या ऑर्गन, वो भी तो इंक्रीज होएगा, उसकी ग्रोथ होगी, है ना बेटा। और ऐसे ही, बंद मत करना, हाँ मतलब बस ऐसे ही बैठ। और जब आप जानते हो कि जो ऑर्गन्स की ग्रोथ होगी या टिश्यूज की ग्रोथ होगी, तो ऑर्गेनिज्म की जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसकी भी ग्रोथ होगी बेटा। तो इस तरीके से ये सब पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना, ठीक है। और देखिए बेटा, जो ग्रोथ है वो किस वजह से होती है, बेसिक बातें चल रही हैं अभी, हम एक इंट्रोडक्शन, बेसिक बातें। ग्रोथ मेटाबॉलिज्म की वजह से होती है। किस वजह से होती है? मेटाबॉलिज्म। और जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है बेटा, आप जानते हैं मेटाबॉलिज्म क्या होती है? किसी भी सेल के अंदर, ध्यान सुना मेरी बात, क्योंकि हम बोलते तो रहते हैं मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म ये सब शब्द, या हिंदी में पापचय कहते हैं आई थिंक, क्या, लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते कि क्या मेटाबॉलिज्म शब्द है। बेटा रे, सेल के, किसी भी सेल के अंदर जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं, इंटरचेंजेबल रिएक्शंस, है ना, केमिकल रिएक्शंस जो हो रही है ना इंटरचेंजेबल, ए से बी बनना है, बी से सी बनना है, मतलब सपोज कोई कंपाउंड है, तो उससे, है ना, ए से बी बनना है, बी से सी बनना है, सी से डी बनना है, डी से बी बनना है, सी से ए बनना है, मतलब, है ना, लगातार इंटर कन्वर्जन हो रहे हैं सेल के अंदर, बहुत सारी, हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस या इंटर कन्वर्टिबल रिएक्शंस, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से पहले में इंटर कन्वर्जन हो रहा है। ये सब केमिकल रिएक्शन जो सेल के अंदर हो रही हैं, यही तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं। एंड दीज ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन बेटा मिलके बोली जाती है मेटाबॉलिज्म। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, मतलब ये समझिए कि इतनी सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है। आप कुछ भी पढ़ रहे हो आप, आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन पढ़ा, मान लो रेस्ट ब्रीथिंग पढ़ा, है ना, आपने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा, मूवमेंट लोकोमोशन पढ़ा, तमाम पढ़े। यहाँ पे आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा, प्लांट रेस्पिरेशन पढ़ा, सब कुछ मेटाबॉलिज्म ही है। उसी मेटाबॉलिज्म सब बहुत बड़ा है, उसी की रिएक्शन है ये सब प्रोसेस, अंडरस्टूड। तो बेटा रे, अब इसमें भी दो बातें होती हैं, कौन कौन सी? एनाबॉलिक रिएक्शंस एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस। देखिए, एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक रिएक्शन, इनका मतलब होता है कि जो सिंथेसाइजिंग रिएक्शन है, कैसी रिएक्शन? सिंथेसाइजिंग है, या हम बोले जिनकी वजह से फॉर्मेशन हो रहा है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, वो रिएक्शन बोली जाती है एनाबॉलिक। जैसे का आप नाम लो, मतलब बनने वाली, अभी अपन लोगों ने प्लांट में पढ़ा नहीं, फोटोसिंथेसिस,
टॉपिक कंप्लीट किया। फोटोसिंथेसिस कैसी होगी? बनने वाली एनाबॉलिक रिएक्शन होगी, क्योंकि वो भी तो सिंथेसिस हो रही है ना शुगर की, है ना, ग्लूकोज की या शुगर की। और अगर ऐसी बात करूं एनिमल्स में या प्लांट में भी, प्रोटीन सिंथेसिस, अमीनो एसिड से प्रोटीन का बनना, वो भी तो एनाबॉलिक रिएक्शन है। या ट्वेल्थ में आपने वो पढ़ा था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा नहीं अभी? ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन नहीं, यहां भी नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, तो वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ोगे, वो भी कैसी है? एनाबॉलिक रिएक्शन है। बात ये आती है कैटाबॉलिक रिएक्शन कौन कौन सी हैं जो आपने पढ़ी होंगी, जैसे डिस्ट्रक्टिव, डिग्रेड करने वाली, ब्रेक डाउन वाली। तो आपने पढ़ा है जो अभी पीछे प्लांट रेस्पिरेशन या सेलर रेस्पिरेशन। देखो, फोटोसिंथेसिस में तो ग्लूकोज बनता है, वहां पे टूटता है, टूट के एनर्जी लिबरेट होती है एनर्जी, तो बेटा वो कैटाबॉलिक रिएक्शन है। रेस्पिरेशन, डाइजेशन, हम लोगों में भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल टूटते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल में, सिंपल में, कि कार्बोहाइड्रेट टूट जाते हैं, है ना बेटा, स्टार्च वगैरह ग्लूकोज में, प्रोटीन अमीनो एसिड में, फैट फैटी एसिड ग्लिसरॉल में, सबको हमारी बॉडी फिर यूटिलाइज करती है एब्जॉर्ब करके। तो ये सारी की सारी, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखो कभी कभी उसमें मत पड़ जाया करो एकदम से, अरे अगर ऐसा पूछ लिया किसी ने कि कैटाबॉलिक रिएक्शन या एनाबॉलिक रिएक्शन के नाम बताओ, कुछ इसमें लिख के आ रखो तुम, तो पता है इसका मतलब, ये मत समझा करो कि क्या बताएं अब हम, या एकदम से ब्लैंक नहीं हो जाते, अरे ये तो हम पढ़ के नहीं आए आज घर से। बेशक नहीं पढ़ के आए, आपको एक नॉलेज, एक वो होनी चाहिए, है ना बेटा, एक आइडिया कि हाँ देखो ये सर ने बोला था कि जो भी सिंथेसाइजिंग है, तो जो भी तुम्हारे दिमाग में आए कि जो नया फॉर्मेशन हो रहा है, बड़ा बनना है छोटे से, है ना, बोले कि मेटाबॉलिज्म में दोनों ही चीजें आती हैं। लेकिन आप एक बात जो बताओ, जैसे कोई ऑर्गन है या कोई भी और ना, तो अगर उसकी एनाबॉलिक रिएक्शन और कैटाबॉलिक रिएक्शन बराबर हों, या कैटाबॉलिक रिएक्शन ज्यादा हो एनाबॉलिज्म के मुकाबले, या एनाबॉलिज्म ज्यादा हो कैटाबॉलिज्म के मुकाबले, ग्रोथ कब होगी उसकी? हाँ, जब सिंथेसाइजिंग फॉर्मेशन वाली ज्यादा होंगी तभी तो होगी ना बेटा, होंगी तो दोनों प्रोसेस चल रही हैं, लेकिन जब बनाने वाली ज्यादा होंगी, एक्सीड करेंगी, तब होगी। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि ग्रोथ अकर्स व्हेन एनाबॉलिक रिएक्शंस एक्सीड कैटाबॉलिक रिएक्शंस। समझे मेरी बात को आप? एनसीईआरटी में सब तो नहीं होगा, लेकिन ये आप नोट कर सकते हैं, जैसे ग्रोथ अकर्स व्हेन एनाबॉलिक रिएक्शंस एक्सीड्स, मतलब एक्सीड्स का मतलब होता है उससे ज्यादा हो जाती है कैटाबॉलिक रिएक्शन के मुकाबले, एक्सेस में। खैर, अब जब भी कभी कोई पार्ट की ग्रोथ होगी, ऑर्गन की ग्रोथ होगी, टिश्यू की या प्लांट है ना पार्ट की, एनिमल्स की कोई भी ग्रोथ होगी, तो बेटा कोई चीज नया बनाने के लिए आप जानते हैं हमेशा एनर्जी की भी तो जरूरत पड़ती है, नहीं पड़ती? तो ग्रोथ में एनर्जी यूज होती है, ये भी कोई रटने वाली चीज नहीं है भाई, ऑब्वियसली बात है। जब कुछ बनेगा, नए कंपोनेंट बनेंगे बेटा, या कुछ नए ऑर्गन्स बनेंगे, तो एनर्जी तो लगेगी। तो इसीलिए आप जानते हैं ग्रोथ होने के लिए इसका मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन ना, वो एनर्जी जो मिलेगी वो बहुत जरूरी है। फूड, यानी फूड मिलना बहुत जरूरी है, फूड के ऑक्सीडेशन से तो एनर्जी होगी। तो खाना मान लो तुम खाओगे नहीं बिल्कुल भी, और उम्मीद करोगे कि हम बढ़ते जाएं, है ना, तो प्रॉब्लम तो होगी होगी। तो वही बताऊंगा, हमारी ये जो मोटापा बढ़ना कम होना, ये सब ये मतलब एक अलग टाइप है, बताऊंगा। मेन जो हमारे एनिमल्स में ग्रोथ की बात होती है वो बोन्स की लेंथ की होती है, जो एक पर्टिकुलर टाइम तक बढ़ती है। खैर, अब मैं देखिए ये बात बता रहा था आपको, ये ग्रोथ की बात तो आप समझ गए कि ग्रोथ इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज है, और बता दूंगा मैं अलग अलग पैरामीटर्स में हो सकता है, ठीक है। तो बेटा ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ किसको बोलते हैं? ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स, नहीं नहीं, वो तो ग्रोथ वो डेवलपमेंट है।
एक्चुअली में ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स एंड इंक्रीज इन साइज। देखो, सेल का साइज बढ़ना या सेल का नंबर बढ़ना, दो अलग अलग बातें हैं ना। सेल का नंबर बढ़ेगा तो फिर उससे मैंने बताया टिश्यू, ऑर्गन, इनकी ग्रोथ होगी। एक होता है कि सेल का, इंडिविजुअल सेल का भी साइज बढ़ेगा। तो यहां मैं एक लाइन लिख देता हूं, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स एंड इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल आर ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। उधर तो फर्स्ट चैप्टर में तो 11th वाले में उधर लिखा भी है शायद, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो रिलेट है थोड़ा सा, उधर भी है पार्ट। तो देखिए, साइज में इंक्रीज होना और नंबर में, सब सारी ग्रोथ इसी वजह से तो है। मैं बताऊंगा तुम्हें, चाहे कोई लेंथ में हो रहा है, सरफेस में हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, एरिया बढ़ रहा है, क्योंकि सेल का नंबर बढ़ेगा तभी तो टिश्यू या ऑर्गन का नंबर, मतलब साइज इंक्रीज होगा। ठीक है। और अगर एक ही इंडिविजुअल, एक ही यूनिसेलर है, तो उसका सेल का साइज बढ़ना ही उसकी ग्रोथ हो रही। ठीक है। अगर नंबर बढ़ रहा है उसका, फिर अगर एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है ना, एक सेल वाला, तो अगर उसका नंबर बढ़ रहा है तो उसका रिप्रोडक्शन हो गया, एक से दो बन गए। क्या बन गए? एक से दो, तो रिप्रोडक्शन हो गया, उसकी ग्रोथ थोड़ी हुई। ग्रोथ तो उसके साइज में इंक्रीज होगा ना बेटा। लेकिन मल्टी सेलर के ऑर्गेनिज्म के केस में, इसमें बहुत सारी सेल्स है, वहां पे सेल्स का नंबर इंक्रीज होगा, तब जाके कोई टिश्यू या ऑर्गन की ग्रोथ होता है। खैर, खैर, अब देख, तो कोई चोट लग जाती है, आपने देखा कोई घाव हो जाता है, चोट लग जाती है, तो हमेशा खड्डा ऐसे ही पड़ा रहता नहीं ना, हर जाता है, हीलिंग होती है। तो चोट वोट लगने पर सेल डिवीजन और इंड्यूस होता है तेजी से, प्लांट में भी एनिमल में भी, बताऊंगा धीमे धीमे। लेकिन यहाँ पे हम प्लांट की ग्रोथ पे फोकस होगा हमारा, जो आगे बातें होंगी ना, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स उनके ऊपर। अब मैं यहाँ बात ये कर रहा था कि प्लांट की और एनिमल की ग्रोथ को थोड़ा कंपेयर करने वाले हैं अभी, है ना, थोड़ा सा, कि कैसी कैसी होती है। ये भी इसी पोर्शन में आएगा, इंट्रोडक्शन में। प्लांट वर्सेस एनिमल ग्रोथ। देखिए, प्लांट की जो ग्रोथ होती है बेटा, प्लांट ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट या इनडेफिनेट एंड ओपन एंडेड, while animal growth टर्मिनेट, या मैं बोलूं डेफिनेट एंड क्लोज। क्या मतलब हुआ इसका भाई साहब? इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली में आप देखते हैं, देखिए, एनिमल्स में एक पर्टिकुलर एज तक ग्रोथ होती है। अब अगर मैं बात करूं बेटा, आपने देखा होगा कि लड़के लड़कियों की ग्रोथ है ना, एक अलग अलग वो होता है, वैसे भी सभी लोगों का भी थोड़ा थोड़ा वेरी करता है एज वाइज। लेकिन लड़कियों का आपने देखा होगा कि 14 ईयर्स तक, मान लो किसी की हाइट बढ़ रही है, किसी की 16 ईयर्स तक हाइट बढ़ रही है, किसी की 18 साल तक हाइट बढ़ रही है ना, 18 से ज्यादा तो नहीं जाएगी। अगर बॉयज की बात करें, तो किसी की 16 साल तक हाइट बढ़ रही है, किसी की 18 तक, किसी की 20 तक, 21 तक बढ़ रही है ना। तो बिकॉज फीमेल्स में प्योबर्टी जल्दी आती है,
इसका रिप्रोडक्शन से रिलेशन है, मतलब है ना, आप जानते हो ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा आपने, तो फीमेल में प्रोबेबिलिटी जल्दी आती है मेल्स के मुकाबले। तो इसीलिए वहां पर, क्योंकि जब देखिए रिप्रोडक्टिव लाइफ शुरुआत होने लगती है एक तरीके से, तो जो हमारी सोमेटिक या बॉडी ग्रोथ है, वेजिटेटिव ग्रोथ है ना बोन्स की, वो इनहिबिट हो जाती है, रुक जाती है। तो बेटा, यानी बोन्स की लंबाई की बात कर रहा हूं मैं, ग्रोथ की। किसकी बात कर रहा हूं मैं इसकी बात नहीं कर रहा कि खाना ज्यादा खा लिया या है ना कुछ मोटे हो गए। एडिपोज वो तो फैट है, एडिपोज फैट। और फिर आप एक्सरसाइज कर लोगे, दौड़ वोड़ लगा लोगे, बर्न भी हो जाएगा, कम भी हो जाएगा। तो वो तो एक टाइप का न्यूट्रिएंट है। क्या है वो? स्टोरेज फूड है वो तो, जो इकट्ठा हो गया है वो खत्म हो जाएगा। चर्बी जो थी, हाँ, नहीं ऐसा होता है। और देखो, मैं खुद, मैंने तो ये बहुत रियलाइज किया बेटा, मेरा वेट 75 टू कभी कभी 80 क्रॉस कर जाता है, नहीं तो 75 से 80 के बीच में घूमता है। अभी ऐसे ही होगा 76 के आसपास। मतलब जब मैं काफी थोड़ा फैमिली से दूर रहता हूँ, फैमिली से दूर रहता हूँ, और पैदल पैदल यहाँ पे मेरा है ना सहारनपुर में बहुत ज्यादा वॉक रहता है, ज्यादा ज्यादा वो बैटरी वाला, नहीं तो पैदल पैदल चलता रहता हूँ। 3-4 किलोमीटर तो पैदल चलना हो ही जाता है डेली, ऑब्वियस सी बात है। और बहुत ज्यादा खाना होता नहीं है। तो बेटा, जो कि ऐसा नहीं कि मैं कहीं जिम विम जाता हूँ, कुछ ऐसा नहीं, अपना पैसे मतलब फिटनेस बनी रहती है। तो पता है, तब वेट मेरा 75-76 के आसपास रहेगा। और जब मैं अगर मान लो जैसे छुट्टियों में है ना, तो मैं 2-3 किलो तो वेट गेन करके ही आता हूँ फिर। बेबी ज्यादा खिला देती है ना, नाश्ता भी करो, खाना भी खाओ, फिर शाम का खाना भी खाओ, 3 टाइम का। और हमेशा या तो बुलेट पे, या तो कार से, या तो एक्टिवा से, 3-3 बहाने है ना, व्हीकल, पैदल तो चलना ही नहीं है। तो वो गड़बड़ हो जाता है ना, यहाँ पे फिटनेस ज्यादा बनी रहती है, तो वो बढ़ जाता है। कभी रियली 80 भी क्रॉस कर जाता है, नहीं तो 80 तक। तो ये देखो इतना वेरिएशन, जबकि मैं कुछ नहीं, ये नहीं बोला कि मैं कुछ इंटेंसली कुछ कर रहा हूँ, तब भी आप देखिए वेरिएशन इतना हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हो बेटा? वेरिएशन केवल उनका नहीं होता जिनका लाइफस्टाइल बिल्कुल एक जैसा ही है, बिल्कुल एक ढर्रे पे है। वो कहेंगे हम, और चलते कैसे हो पैदल पैदल, टहल रहे आराम आराम से, है ना, देखते देखते मोबाइल, ऐसे ऐसे ऐसे। ऐसे थोड़ी वेट लूज हो रहा है, चला भी जाता है तो तेज चला जाता है वो। तो मेरे कहने का मतलब है, वो ग्रोथ नहीं है, वो तो वापस हो गई ना। खैर, तो यहाँ बोन्स की वाली वो हो रही है, एक पर्टिकुलर एज तक। लेकिन प्लांट की जब बात करते हो आप, प्लांट में आप देख रहे होते हो कि वो बुढ़ा हो रहा होता है प्लांट, मतलब वैसे उसके बहुत साल हो गई और है ना, लेकिन तब भी उसमें से कुछ नया एक, है ना, नए नए वो शुरुआत हो गई, पत्ते बनना शुरू शुरू में छोटे छोटे से, नई बड बनना शुरू हो गई, नई ब्रांच निकल के आ रही है, सूख रहा है और एक एक ब्रांच पे नई नई पत्तियां आ रही हैं, पुरानी जाती रहती हैं, नई आती रहती हैं। ऐसा कभी होता है कि हमारे, कि पुराने कान हो गए, नए कान आ रहे हैं, टूट पे गिर गए, है ना, बाल तो आ जाते हैं, बात एक अलग है ना, लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि जो नोज अच्छी नहीं लग रही, चलो फेंक दो, गिरा दो, दूसरी नोज ही आ जाएगी। नहीं होता ना ऐसा। तो ऐसे बंद कर लेना, पता नहीं चलेगा। आजकल तो मास्क, कोरोना काल से ऐसा चल गया है, आप जानते हो कि नॉर्मल भी इंसान है ना, पूरे टाइम मास्क लगा। अच्छा, उसका बेनिफिट हुआ है, सर्दी वर्दी से बचा भी सही है, धूल धक्कड़ पॉल्यूशन से बचता है आदमी। ये तो एक चला है, मतलब उस बहाने से, नहीं तो पहले कोई यूज ही नहीं करता था, नहीं तो अलग से लगता था गुंडा बदमाश सब। आजकल एक बहुत ही नॉर्मल बात है। हाँ, उसके से अच्छा ही हो गई है, नॉर्मल सी बात है। लेकिन फिर वो आदत भी नहीं डालनी चाहिए इतनी ज्यादा, कि मतलब बिल्कुल आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में हो या पार्क में घूम रहे हो तब भी, है ना, क्योंकि थोड़ी एयर वो फ्रेश भी अंदर जानी चाहिए, वो उससे इतना नहीं जा पाती। थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट हर चीज का ही होता है, लेकिन ज्यादा बेनिफिट है पॉल्यूशन के मामले में। तो मैं ये बात कर रहा था, तो इसीलिए उसको हमने बोला इनडिटर्मिनेट या इंडेफिनिट, बात समझे आप? और इसीलिए ओपन एंडेड है, यानी लाइफ में किसी भी स्टेज तक हो रही है ना, कहीं से भी हो रही है और किसी भी स्टेज तक भी हो रही है। यहां पर क्लोज एंडेड है, कि बस, है ना, वो बोन के ऊपर एक एपिफाइशियल प्लेट होती है बेटा, वो क्लोज हो गई मामला, ग्रोथ बंद हो गई, हाइट हमारी।
ठीक है। अब उसमें ये अलग अलग है कि किसी बच्चे की आपने देखा होगा कि पर्टिकुलर जैसे 7 के एज के होते हैं, कोई बच्चा एकदम से जल्दी ग्रोथ पकड़ जाता है, लेकिन फिर वो आगे रुक जाएगी उसकी, और दूसरे वाले की धीमे 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 बढ़ेगी या बाद में बढ़ेगी। तो ये ऐसे अलग अलग सबका वेरी करता है और जेनेटिकल होता है, अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है बेटा, ज्यादातर ये जेनेटिक है, पेरेंट के जीन्स वो होते हैं। अगर एक भी पेरेंट की हाइट एवरेज हाइट से ज्यादा है, मेल फीमेल में से एक भी पेरेंट की हाइट अपनी नॉर्मल हाइट से ज्यादा है ना, मतलब एक एवरेज हाइट जो होती है, तो बच्चों के चांस लंबे होने के ज्यादा होते हैं। वैसे एक टाइप का पॉलीजेनिक करेक्टर है, बताएंगे आगे तुम्हें जेनेटिक्स से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कभी कभी कि पेरेंट्स की हाइट कम है तो भी बच्चा लंबा निकल गया, या एक बच्चा लंबा निकल गया। तो डिपेंड करता है कॉम्बिनेशन, कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा टकरा है, हो सकता है ऐसा। खैर, तो मैं ये बात कर रहा था कि यहां पर बेटा एक होता है कि जो एनिमल की ग्रोथ है ना, वो एनिमल की ग्रोथ कैसी है, वो एनिमल की ग्रोथ बेटा कैसी है। नहीं, वो तो हो गई, एक एनिमल की ग्रोथ है डिफ्यूज, और प्लांट की ग्रोथ है लोकलाइज। एक और पॉइंट बता रहा हूं मैं तुम्हें। देखिए, लोकलाइज और ये डिफ्यूज, इसका मेरा कहने से क्या मतलब है। लोकलाइज का मतलब है कि प्लांट में ग्रोथ एक पर्टिकुलर पार्ट की वजह से होती है, पूरे प्लांट बॉडी की नहीं होती एक साथ। तुमने सुना ना, एनाटोमी तो पढ़ी है, मेरिस्टेम, कि एपिकल मेरिस्टेम होता है टिप पे, या लेटरल मेरिस्टेम बाद में जो सेकेंडरी ग्रोथ कराता है। तो कैसी होती है, एक पर्टिकुलर पार्ट की या टिश्यू की वजह से होती है, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे होती है, उसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सभी की एक साथ नहीं होती, कि आप देखें प्लांट की ऊपर लंबाई में ग्रोथ होती जा रही है, जब आप उसकी टिप को काट देंगे तब भले ही नीचे से वो ग्रो करे, नहीं तो है ना, इतना नहीं करेगा। लेकिन एनिमल की ग्रोथ, एनिमल्स में डिफ्यूज ग्रोथ होती है। डिफ्यूज ग्रोथ का मतलब बेटा क्या है, कि पूरी बॉडी की ग्रोथ होती है लगातार। ऐसा तो नहीं है कि कोई बच्चा छोटा सा देखा आपने, उसकी गर्दन लंबी होती चली गई बस, है ना, मतलब बॉडी वहीं की वहीं है, और उसकी हाइट पूरी बॉडी ऑर्गन से नहीं बढ़े, गर्दन बस लंबी लंबी हो रही शुतुरमुर्ग की तरह। ऐसा तो नहीं होता ना। तो उसके बॉडी के पार्ट्स, हाथ भी पैर भी है ना, तो बॉडी पार्ट्स सभी ग्रो करेंगे, डिफ्यूज ग्रोथ होगी वो। और यहाँ पे कैसी है, लोकलाइज्ड, पर्टिकुलर पार्ट की है। ठीक है, मेरिस्टेम की जैसे। क्लियर है ये बात। तो ये तो मैंने एक ग्रोथ का इंट्रोडक्शन दिया, आपको आइडिया दिया। ठीक है, अब देखो, एनसीईआरटी का ही पन्ना पलटोगे आप, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखो बात कर रहे हो आप लोग। तो मैंने ये समझा दिया ना, ये ग्रोथ, ये पहला वाला जो पॉइंट था, और ये है ना। अब देखिए आता है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें। अच्छा, उससे पहले एक बात और बता दूं, तुम्हें याद है प्लांट में जो ग्रोथ होती है, हम ऐसे बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ, दो टाइप की प्लांट में और ग्रोथ बोलते हैं, ये और बता दूं, इसी से रिलेटेड एस्पेक्ट कह सकते हो। जो प्लांट की ग्रोथ है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, लेकिन ये मैं आपको एनाटॉमी में पढ़ा चुका हूँ। एनाटॉमी तो पढ़ाई थी ना हमने। हाँ, तो उसमें तो अच्छे से आपने समझा होगा। जो प्राइमरी ग्रोथ है, इसका मतलब है जो नॉर्मल आपको प्लांट बॉडी मिलती है ना, सारे प्लांट, उनके जो नॉर्मल टिश्यू बन रहे हैं, नॉर्मल उनकी स्ट्रक्चर बन रही है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेन्काइमा से प्लांट बॉडी बनी हुई है, जाइलम है, फ्लोएम है ना, नॉर्मल रूट स्टेम जो लीफ बनी हुई है सभी प्लांट में, तो वो प्राइमरी ग्रोथ होती है, जो प्राइमरी मेरिस्टेम की वजह से होती है, जिसमें प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनते हैं बॉडी में। और ये बातें सब मैंने एनाटॉमी में पढ़ाई थी। एपिकल मेरिस्टेम की वजह से और इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से होती है। लेकिन एक होती है गर्थ में इंक्रीज होना, सेकेंडरी ग्रोथ,
लेटरल मेरिस्टेम की वजह से, याद है? लेटरल मेरिस्टेम की वजह से होती है गर्थ में इंक्रीज होना, डायमीटर में। सेकेंडरी ग्रोथ किसमें होती है बेटा? क्या सभी प्लांट में? डाइकोट्स में, हाँ। और जिम्नोस्पर्म, सारे एंजियोस्पर्म में नहीं होती, मोनोकॉट्स में नहीं पाई जाती सेकेंडरी ग्रोथ, है ना बेटा? ये तो बहुत ही बेसिक बात है कि सेकेंडरी ग्रोथ किसमें होती है। तो आपको ये तो कभी कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए कि आप कोई घास, ग्रास या कोई सीरियल, अनाज वनाज, गेहूं चावल मक्का आपके सामने कहते हैं इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी, आपके हाँ होगी। कैसे हो जाएगी भाई? मोनोकॉट है वो। उसके लिए होने के लिए वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम, यानी लेटरल मेरिस्टेम होना जरूरी है, जो कि मोनोकॉट में नहीं पाए जाते। कुछ बेसिक चीजें ऐसी होती हैं कि जिन पे सारा सब्जेक्ट टिका रहता है, तो ये उन्हीं बेसिक चीजों में से है। जैसे कि जैसे यूकेरियोट जानना, प्रोकैरियोट जानना, सेल, उसके ऑर्गेनेली जानना, है ना? कौन कौन बैक्टीरिया कौन है, फंजाई कौन है, एल्गी कौन है, प्लांट कौन है, ये कुछ ऐसी बेसिक चीजें होती हैं कि जो अगर हम नहीं जानते तो फिर हम नीट के बारे में तो बात ही नहीं कर सकते। खैर, तो ये बातें हो गई ना। अब देखो मैं टॉपिक पे आता हूँ। देखो, ग्रोथ इज मेजरेबल, आई थिंक टॉपिक है एक, देखिए, है ना? तो हम जो टॉपिक आगे चल रहे हैं वो है ग्रोथ इज मेजरेबल। देखिए, ग्रोथ के अलग अलग पैरामीटर्स हो सकते हैं। मैंने आपको बताया, जैसे इंक्रीज सेल साइज, ये भी ग्रोथ है ना बेटा? इंक्रीज सेल नंबर, है ना बेटा? ये भी ग्रोथ है। या टर्म आप यूज कर रहे हो, आप देखिए, इंक्रीज लेंथ ऑफ प्लांट पार्ट, ये भी ग्रोथ है। आप बात कर रहे हो इसका मतलब समझ लो ना, इंक्रीज 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 इन सरफेस या सरफेस एरिया, है ना? इंक्रीज वॉल्यूम, क्या बढ़ना? बायोमास, वेट, मतलब कहने का एटसेट्रा। मेरे कहने का मतलब ये है, और कोई तुम अगर नहीं तो बोल दो, उसे बता दूंगा मैं। यानी डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हैं ग्रोथ के, अलग अलग। लेकिन मैंने आपको बताया था, भले ही पैरामीटर अलग अलग हैं, लेकिन तो इन जो कैरेक्टरिस्टिक थी ना कि इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल, इंक्रीज इन नंबर ऑफ द सेल, क्योंकि अगर वॉल्यूम भी बढ़ेगा, बायोमास बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा, तो सेल का नंबर बढ़ के ही तो बढ़ेगा, है ना? समझ रहे हो बात को? कोई भी प्लांट ऑर्गन बिना सेल का नंबर बढ़े कैसे बढ़ जाएगा? ठीक है? जब हम भी होते हैं ना, छोटे होते हैं हम, बहुत छोटे हैं हम, तो हमारे अंदर सपोज करो 2 मिलियन सेल्स हैं। फिर हम थोड़े से बच्चे बड़े हुए, पहले तो फीटस थे, तो हमारे अंदर सपोज करो 8 मिलियन सेल्स हो गई। फिर और बड़े हुए, है ना, 100 मिलियन हो गए, फिर बिलियंस हो गई जब एडल्ट हो गए। जैसे जैसे आपका वेट बढ़ रहा है, डायमास बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है? बिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं एक एडल्ट इंडिविजुअल में, ह्यूमन। बिलियंस, मिलियंस की बात नहीं कर रहा मैं। खैर, आप सोचिए कि एक बॉडी पार्ट में ही ऑर्गन, मतलब जैसे फिंगर है, इसी में कितनी सारी सेल्स होंगी? लाखों। तो
अब मैं यहाँ पे कुछ आपको एक दो एग्जाम्पल ऐसे वो एनसीईआरटी के केस लेके बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट भी बात है ना। जैसे एक ग्रोथ की मेजरेबल वाली बात, तो एक दो हमने ऐसे केस लिए, तो दो बेहतरीन एग्जाम्पल हैं। देखिए, एक केस आएगा आपका जो हमारा वाटरमेलन है। कैसा है? वाटरमेलन। इस वाटरमेलन में पता है जुवेनाइल से एडल्ट बनने में, मतलब वाटरमेलन जो जुवेनाइल वाटरमेलन है, बेबी मतलब बच्चा, और एडल्ट वाटरमेलन, तो जो सेल का साइज है ना, सेल का साइज, सेल साइज increases 3.5 lakh times। हाँ, हो गया कितना? 3.5 लाख गुना। अभी वैल्यू तो करनी पड़ेगी ना, एनसीईआरटी की वैल्यू है ना, छोड़ नहीं सकते आप। वाटर देखो, जब जो चुन्नू सा वाटरमेलन बनता होगा ना, बहुत छोटा सा, चुन्नू मतलब समझ गए ना, बहुत जस्ट, और फिर साइज तरबूज का, है ना, तो उसमें इंडिविजुअल सेल भी, एक सेल उस समय बहुत छोटी थी, पर्टिकुलर सेल का साइज 3.5 लाख गुना। मतलब बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन इमेजिन करके देखो कितनी बड़ी बात है। अच्छा, दूसरा केस है मेज का रूट एपिकल मेरिस्टेम। मेज का बेटा रूट अपेक्स, या तो मैं मेज का रूट अपेक्स बोल दूं, है ना, या फिर मैं रूट एपिकल मेरिस्टेम बोल दूं मेज का। उसका जो रूट में, अपेक्स में मेरिस्टेम ही होता है बेटा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करने वाला। 17,500, 17,500 सेल्स पर आवर इंक्रीज हो रही है। 17,500 सेल्स एक घंटे में बढ़ रही हैं मेज के रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो इनसे तो आप मुंह फेर ही नहीं सकते। आप 17,500 को कुछ 18.5 नहीं कर सकते, या वो तो फिक्स मामला है ना। तो अब इतना क्लोज नहीं आता कभी भी कि कभी आ जाए 17,500, 17,500, एक आ गया 17,600, ऐसा कभी नहीं होता। तो लगभग में ही बातें होती है, तो इतना क्लोज कभी नहीं आएगा। ऐसा हो सके 17,500 की जगह 15,700 आ जाए घुमा के वैल्यूज। क्यों? जानते हैं बनाने वाला भी कि ये बच्चा फंसेगा जब क्लोज वैल्यू कुछ देंगे इधर उधर की ना, घुमा फिरा के। तो बात समझ में आ गई? या 3.5 लाख की जगह 35,000 दे दिया, एक ऑप्शन, बच्चा एक एक जीरो काउंटर ही करेगा, है ना, देखेगा हाँ ये तो लिखा हुआ था, ये रहा, जल्दबाजी में उसको 35,000 कोई पढ़ लेगा, 3.5 लाख। मेरी बात समझ में आ रही है ना तुम्हारे? क्योंकि लाख लिखा हुआ कोई जरूरी नहीं है, वो तो ये वाला नंबर ऐसे लिखा हुआ आएगा। तो जीरो का ही तो मैटर कर जाता है ना, जीरो तो बहुत बड़ा खेला है। दो और एग्जाम्पल हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल देता हूँ, बस उनमें क्या है कि तुम्हें ऐसा कुछ याद रखने के लिए कोई वैल्यू नहीं है। लेंथ वाइज इंक्रीज, पोलन ट्यूब की ग्रोथ, पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ इंक्रीज होती है ना बेटा, वो क्या इंक्रीज होती है? लेंथ उसकी। तो ये लेंथ वाइज पैरामीटर देखो, यहाँ पे सेल का साइज, यहाँ पे सेल का नंबर बताया मैंने, यहाँ पे मैंने लेंथ बताई, है ना। और जब आप किसी लीफ की बात करते हैं, लीफ या डॉर्सीवेंट्रल लीफ होती है, डाइकोट लीफ होती है, एनाटॉमी में बात हुई थी। जब आप लीफ की बात करते हैं ना, तो उसकी बेटा जो ग्रोथ है वो सरफेस एरिया से देखी जाती है, सरफेस वाइज। तो सरफेस एरिया वाइज हो गई। तो ये चारों बातें हो गई, और आपने टिक कर लिए होंगे वहां पे वो अपने पॉइंट। ये थी बात हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही ग्रोथ की, कि वो मेजरेबल होती है या उसके पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं, अलग अलग पैरामीटर वाइज हमने उसकी बात की। चारों बातें याद रखिएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट एस्पेक्ट चलते हैं। ये बातें सब इसी के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं हम, जो जो टॉपिक हैं।
जैसे कि है हमारा नया फेजेस ऑफ ग्रोथ। तो बेटा देखिए, जिससे कि तुम्हें भी आसानी रहे, सीक्वेंस वाइज ही चल रहे हैं अपन लोग। आज तो लड़के कम आए हैं, इधर भी बीच में कुछ ठंड की वजह से है ना। लड़के तो कल भी दो चार ही और थे शायद। फेजेस ऑफ ग्रोथ। देखिए, मैंने आपको एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड मैंने आपको बातें बताई थी, अगर आपको याद आ रहा हो। मैंने रूट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट बताए थे, और मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में आपको एनसीईआरटी में वो डायग्राम ही मिल जाएगा, जिसमें रूट कैप रीजन होता है सबसे ऊपर टिप पे। रूट पे क्या होता है? रूट कैप। उसके बाद में मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है रूट कैप के नीचे। मॉर्फोलॉजी में एक डायग्राम बना हुआ है रूट के पार्ट का, उसी से रिलेट करके बता रहा हूँ, फिजिक्स भी उसी के अकॉर्डिंग है ये, है ना। उसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन, जो डिवाइड करने वाला लगातार। उसके बाद में आता है इलोंगेशन जोन, फिर आता है मैच्योरेशन जोन। याद आ रहा नहीं? और मुझे अच्छी तरीके से याद है, वो बड़ा एक राइट साइड की तरफ बना हुआ था डायग्राम मॉर्फोलॉजी में। ये तो देख लो मॉर्फोलॉजी में जाके जरा, मॉर्फोलॉजी की स्टार्टिंग में, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं उसको, देखिएगा। हाँ, ये वाला राइट साइड वाले पेज पे ही है ना। पेज नंबर ही बता दे बेटा लाली। 67 पेज, इन बच्चों को देखना, देखें। तो ये रूट के पार्ट्स बता रखे हैं, रूट के रीजन्स बता रखे हैं, है ना। अब हम वहां पे रूट केप की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम फेजेस की बात कर रहे हैं। केवल एक प्लांट मतलब रूट के पार्ट्स की बात नहीं कर रहे, लेकिन है उससे रिलेटेड ही। तो देखिए, यहां पर हम बात करते हैं तीन फेज की। एक होता है बेटा मेरिस्टेमेटिक, एक होता है इलोंगेशन, और एक होता है मैच्योरेशन। ठीक है भैया। तो जो मेरिस्टेमेटिक फेज है, उसमें मेरिस्टेमेटिक जोन वाली, वही जो मैंने बताया आपको, जो मेरिस्टेमेटिक रीजन या मेरिस्टेमेटिक जोन वाली सेल्स हैं, वो शो करती हैं ये फेज, मेरिस्टेमेटिक फेज। भाई ऑब्वियस सी बात है, कोई परमानेंट रीजन वाली सेल्स थोड़ी शो करेंगे मेरिस्टेमेटिक फेज। मेरिस्टेमेटिक फेज में कौन रहेगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वाला, है ना, या मेरिस्टेमेटिक रीजन वाला पार्ट या सेल्स। कैसी होती है ध्यान से सुनिएगा, ये भी एक जनरल वे है आपको एक करेक्टर से याद रखने के बारे में। अब बात हम कर रहे हैं मेरिस्टेमेटिक फेज की, इसका मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल की बातें कर रहे हैं। तुम्हें याद होगा, मैंने जब आपको एनाटॉमी पढ़ाई थी, तो मेरिस्टेम टिश्यू पढ़ाया था, उसके करेक्टर पढ़ाए थे बेटा। थिन वॉल्ड सेल्स होती हैं। कैसी होती हैं? थिन वॉल्ड सेल्स हैं, इसकी बात कर रहा हूं। थिन वॉल्ड सेल्स सेलुलोज की सेल वॉल होती है, यानी कभी भी कोई थिकनिंग नहीं पाई जाएगी। कोई भी सेल वॉल थिकनिंग मेरिस्टेम में नहीं होती, हमेशा याद रखिए। कोई वैक्यूल वैक्यूल नहीं पाई जाती ज्यादा बड़ी बड़ी ना। उसका काम फालतू का नहीं है उस फेज में, उसका काम है डिवाइड करना। क्या करना? तो वैक्यूलेशन वगैरह ज्यादा नहीं होता, मतलब कुछ नहीं, वैक्यूल वैक्यूल फालतू का स्टोरेज स्टोरेज कोई काम नहीं होती। फिर होता क्या है, एक्चुअली में उसे डिवाइड करना है, लगातार डिवीजन करना है उस फेज में ना सेल्स को। तो उनमें वेल डेवलप्ड या प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस या प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म, है ना बेटा। हाँ, प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म कैसा? डेंस, मतलब सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह हों, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह प्रॉपर हों, जिससे एनर्जी मिले। क्योंकि जब न्यूट्रिएंट्स होंगे और माइटोकॉन्ड्रिया होगी, तभी तो बेटा एनर्जी मिल पाएगी, तो ग्रोथ के लिए, डिवाइड करने के लिए। मत खोपड़िया माई।
ये अभी उसी की बात कर रहा हूँ, मेरिस्टेमेटिक की। और इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा पता है, आप जानते हो प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लांट सेल्स के बीच में जो कनेक्शन होते हैं ना, सेल वॉल टू सेल वॉल कनेक्शन जंक्शंस, या जिनके थ्रू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड रन कर रहे होते हैं, उनको प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन कहते हैं। देखो पढ़ के उसमें पॉइंट मिलेंगे आपको, जो मैं बता रहा हूँ, है ना, वो किसी ना किसी फॉर्म में मिलेंगे वो, उनको अंडरलाइन करिए, याद रखिए कि मेरिस्टेमेटिक फेज की बातें हैं ये। और मैंने बताया कि कहाँ मिलेंगी ये फेज, मेरिस्टेमेटिक जोन में मिलेगी ना, जो मेरिस्टेम टिश्यू है वहां पे मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं इलोंगेशन जोन की। यानी इलोंगेशन जोन में ही तो इलोंगेशन फेज पाई जाएगी सेल्स में। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वहां से ये अलग नहीं है, जो मैंने बातें बताई थी ऑलरेडी, ये जो डायग्राम दिखाया, बस वहां पे जोन नाम दिया था या रीजन, यहाँ पे फेज नाम दे दिया। अरे ऑब्वियस सी बात है कि उस जोन की ही सेल्स उस फेज में पाई जाएंगी। तो इलोंगेशन इसमें क्या होता है, अब देखना कि वो जो मेरिस्टेमेटिक सेल थी, अब उन्होंने अपना डिवीजन तो बंद वो किया, मतलब ऐड कर रही हैं, जो सेल्स ऐड कर रही हैं वो इलोंगेशन जोन में कर रही हैं। किसमें कर रही हैं? इलोंगेशन। तो इस फेज में सेल्स जो होती हैं थोड़ा सेल वॉल डिपोजिशन शुरू कर देती हैं। सेल वॉल डिपोजिशन स्टार्ट करने का मतलब सेल वॉल थिकनिंग होने लगती है, थोड़ी सेल वॉल थिकनिंग होने लगती है। एक बात, वैक्यूलेशन इंक्रीज हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा वैक्यूलेशन का मतलब वैक्यूल बनना, लार्ज वैक्यूल धीमे धीमे बड़ी होती जाती है। और बेटा सेल का साइज एनलार्ज होता है, एनलार्जमेंट या इलोंगेशन। क्लियर है? तो ये बातें आती हैं, किसमें आती हैं बातें? इलोंगेशन। सिंपल, कोई मतलब ऐसी रटने क्या बात है, देखो नाम से पता चल रहा है हमें। अब आता है भाई साहब मैच्योरेशन वाला, जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, मैच्योरेशन जोन। तो बेटा या जोन ऑफ मैच्योरेशन की जो सेल्स हैं वो इस मैच्योरेशन फेज में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? मैच्योरेशन फेज में। इसमें क्या होता है, इस फेज में सेल्स मतलब बहुत ज्यादा स्पेशलाइज हो गई हैं। क्या हो गई हैं? स्पेशलाइज फॉर पर्टिकुलर फंक्शन। आप देखते हैं कि जो अलग अलग पार्ट हैं, देखो शुरुआत में जैसे, इससे मतलब क्या होता है, मैच्योरेशन से, स्पेसिफिक फंक्शन से, प्लांट की बात कर रहा हूं तो मैं प्लांट में बताता हूँ चलो, कि शुरू में जैसे मेरिस्टेम है तो लगातार सारी सेल एक जैसी हैं, डिवाइड करने वाली सब कुछ। बाद में आप देखो प्लांट के पार्ट अलग अलग बन गए, कि लीफ बन गई, कि रूट बन गई, कि स्टेम बन गया, कि फ्लावर बन गया, बॉडी पार्ट्स अलग अलग। ये जैसे हमें जायगोट होता तो हम एक ही सेल होते हैं, उस एक सेल से ही हम इतने पूरे बन गए, धीमे 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 धीमे। तो ये जो सारी सेल्स हैं हमारी बॉडी में, ये कैसी हैं? ये मेच्योरेशन फेज वाली हैं। अब जब कभी जरूरत हो, मैंने बताया ना कि हीलिंग हीलिंग चोट कर, तब वो डिवाइड करना दोबारा एक्वायर करेंगी, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी या डिवाइड करना। ठीक है? खैर, तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे सेल वॉल थिकनिंग एक्सट्रीम होती है, प्रॉपर, है ना, सबसे ज्यादा सेल वॉल पे डिपोजिशन होगा या सेल वॉल थिकनिंग पाई जाएगी, है ना। और बेटा कोई डिवीजन की तो बात ही नहीं करनी, उसने एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन या परमानेंट फंक्शन एक्वायर कर लिया है। या प्लांट में वहां पे अलग अलग ऑर्गन्स वगैरह वो बनेंगे, रूट हेयर्स वगैरह डेवलप होंगे। आपको याद है जोन ऑफ मैच्योरेशन में रूट हेयर बनते थे, तो रूट में ऐसे स्टेम के पार्ट्स डेवलप होंगे फेज में। तो ये फेज होती है मैच्योर हो जाने की, एक स्पेसिफिक फंक्शन एक्वायर करने की। तो तीनों की बातें आपको क्लियर हो गई? ये थी फेजेस की बातें। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट हम हेडिंग की बात करें, उससे पहले एक बात और बताता हूं आपको, फेजेस, है ना, के उसमें देखिए ना, डिटर्मिनेटेड, चलो अब मुझे लगता है डिफरेंशिएशन वाला हेडिंग अभी बाद में आएगी, देखो एनसीईआरटी में ग्रोथ रेट के बाद में आएगी आई थिंक। डिफरेंशिएशन हेडिंग जो है, डिफरेंशिएशन, हाँ ठीक है ठीक है, तो बाद में आएगी ना, तभी मुझे याद दिला देना। तो वो टॉपिक है ना, तब छेड़ूंगा उसको। अब बात करते हैं हम किसकी, ग्रोथ रेट की। देख लो कितनी बातें निकल निकल के आ रही छोटी छोटी ग्रोथ में।
ग्रोथ रेट बता दूं इसमें क्लास बेटा रे, ग्रोथ पर यूनिट टाइम, ग्रोथ रेट कोई भी चीज होती है, जब रेट की बात की जाती है तो जब पर यूनिट टाइम की बात हम कर लेते हैं तो हो जाती है साहब। तो इनमें से क्वेश्चन आते रहते हैं, बच्चा क्या है इनको ऐसे छोड़ देता है, कह रहे ये टॉपिक कैसा है बेकार सा। अब दो टाइप से ग्रोथ देखने को मिल जाती है भाई साहब। कितने? दो टाइप की ग्रोथ बच्चों देखने को मिलती है, जिसको हम बोल देते हैं अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक। प्लांट की बात कर रहे हैं, वैसे सभी के लिए अप्लाई हुआ है वो। बात करती हैं अरिथमेटिक ग्रोथ। देखिए, दिखा देते हैं, बना हुआ है, आपको एनसीईआरटी में देख लें। देखिए, ये जो अरिथमेटिक ग्रोथ है, कितना आसान है, 1 2 3 4 है, 5 6 ऐसे करके। यानी ये स्लो ग्रोथ है। कैसी ग्रोथ है? स्लो ग्रोथ है बेटा। एक से दो सेल बननी है, एक सेल से दो सेल बननी है। आप दो जो सेल बनी, उनमें से मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ ना, समझा रहा हूँ, उनमें से एक सेल परमानेंट हो गई। कैसी हो गई? परमानेंट। या मतलब उसने डिवीजन की एबिलिटी, है ना, लूज कर दी, मतलब खत्म कर दी। तो एक ही सेल तो डिवाइडिंग बची, फिर उसने एक से दो सेल बनाई। ये तो देखो पहले परमानेंट थी, दो सेल बने, उनमें से एक सेल फिर परमानेंट हो गई, है ना। फिर से एक ही सेल है डिवाइड करने वाली, उसने फिर से दो सेल बनाई, ये तो दो ऑलरेडी परमानेंट हो चुकी थी, है ना बेटा। तो फिर इनमें से एक सेल परमानेंट हो गई। मेरी बात समझे ना आप? तो हर बार एक ही सेल डिवाइड कर रही है। ये नहीं है कि नहीं, जो एक से दोनों बनी दोनों डिवीजन की एबिलिटी रख रही हैं, या दो से जो चार बनी, मतलब आगे तीन बनी, तीन के तीनों। मेरी बात समझ रहे हो ना आप? हर बार एक ही ऐड हो रही है। एक तो एक ये ग्रोथ तब देखने को मिल सकती है जब एक कोई प्लांट ऑर्गन बिल्कुल एक कंटिन्यूअस रेट से या एक कांस्टेंट रेट से ग्रो करता चला जाए, कुछ उसमें चेंज ना आए, कम ज्यादा ना हो। नॉर्मली ऐसा पॉसिबल होता नहीं है ज्यादा, समझे। तो ये ग्रोथ ज्यादा देखने को नहीं मिलती। ये ग्रोथ देखने को मिलती है, जैसे एनसीईआरटी बोलती है, एक एग्जाम्पल या कुछ केस, कि जैसे रूट का एलोंगेशन हो रहा है, या रूट की ग्रोथ हो रही है एट कांस्टेंट रेट, है ना बेटा। कांस्टेंट रेट से क्या हो रही है? रूट का एलोंगेशन हो रहा है, या रूट की ग्रोथ हो रही है कांस्टेंट रेट से, तो वो हम बोल सकते हैं। ठीक है बेटा। आप सुनिए, ये जो अरिथमेटिक ग्रोथ है, इसका देखिए कर्व क्या आता है बेटा, ग्राफ। आप जानते हो टाइम के रिस्पेक्ट में, जैसे तो ऐसे आता है। ठीक है बेटा। अच्छा, लीनियर कर्व मिलता है। कैसा कर्व मिलता है? एक लीनियर कर्व। ये सब याद रखना होता है बेटा क्वेश्चंस के लिए। ये ग्राफ ही बन के आ जाता है छोटे छोटे क्वेश्चन में, ग्रोथ वाले में स्टेप से भी आ सकता है। तो लीनियर कर्व ऑप्टेन होता है। अच्छा ये बताओ, इसको हमने यहाँ पे जीरो से, यहाँ से डायगोनल से शुरुआत क्यों नहीं की? बिल्कुल डायगोनल से शुरुआत क्यों नहीं की, इसको थोड़ा ऊपर से ले जाके क्यों शुरुआत की है? यहां से क्यों नहीं शुरुआत की ऐसे? मतलब ऐसे थोड़ा ऊपर जाके शुरू किया है, बीच में से भी तो लाइन खींच सकता था मैं।
नहीं नहीं, पहले डिवाइड नहीं होती, कुछ और सोचो जरा। तो वहां से आता है देवन से बेटा। वो नहीं आया तेरे साथ बागड़ बिल्ला एक? मुझे जो आता था, एक और आता था ना तेरे साथ, दो आते थे। हाँ। तो ये इसीलिए है, सुनो, आप इसीलिए यहां से शुरू नहीं कर सकते कि, ये बताओ, हवा में कुछ नहीं है, हम कहें अब इसकी ग्रोथ हो गई, किसकी? प्लांट बन गया, अरे कुछ तो होगा पहले। जीरो कोई चीज होती है क्या? अरे कोई प्लांट जीरो कैसे हो सकता है? बोले हवा में ही ग्रोथ, कुछ तो ऑर्गन रहा होगा या कोई पार्ट, तभी तो उसकी बात करोगे कि यहां से इसकी ग्रोथ इतनी हो गई इतने टाइम में। नहीं समझे रही बात को? कुछ तो छोटा मोटा पौधा कुछ तो है जहां से आप बात कर रहे हो। जीरो से कैसे बात कर लोगे? जीरो से मतलब ही नहीं है। या कभी चलो, आप कहते हो सर, जब ग्रोथ की स्टार्टिंग है वो तो सीड जर्मिनेशन से है ना, सीड जर्मिनेशन से। जैसे एनसीईआरटी में एक टर्म लिखा भी है पीछे, कहीं ना कहीं लिखा है पीछे शब्द, कि ग्रोथ की जो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है वो होती है सीड जर्मिनेशन, इज द फर्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ। लेकिन वो भी तो सीड को बो रहे हो, ये थोड़ी कि आपने ऐसे ही किया झूठ मूठ को, देखो इसको बो रहे हैं जमीन में, पौधा हो गया। कुछ है नहीं हवा, कुछ तो सीड तो बोओगे ना आप। तो कुछ ना कुछ तो पार्ट है तभी तो ग्रोथ होगी। तो ऐसे ही इसीलिए इसको ऊपर से काउंट किया था बेटा, मेरी बात समझो तुम, क्योंकि कुछ तो रहा होगा वो पहले से, तब आफ्टर टाइम टी देखेंगे। तो देखिए, इसीलिए इसकी जो इक्वेशन आती है वो होती है एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। ठीक है, ये होती है एल टी इज इक्वल टू एल नॉट या एल जीरो प्लस आर टी। एक्चुअली में यहां पर जो एल टी है वो आफ्टर टाइम टी यानी फाइनल ग्रोथ है, फाइनल ग्रोथ। आप ये परेशान मत हो ना कि सर आपने एल लिख दिया है, वो मैंने एनसीईआरटी का ही सिंबल लिया है, नहीं तो कुछ और भी आ सकता है कल। मतलब ये जैसे लेंथ वाइज बात कर रहे हैं कि टाइम टी बाद कितनी फाइनल लेंथ होगी, तो साइज मतलब लेंथ भी हो सकता है, वेट भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, पैरामीटर तो अलग अलग हो सकते हैं ना। और एल नोट है इनिशियल, जो इनिशियल लेंथ है या इनिशियल साइज है, शुरुआत वाला, जहां से हम चल रहे हैं। भाई समझ रहे हो ना बात को, कि किसी टाइम पे ये ग्रोथ थी प्लांट की इतनी, और आफ्टर टाइम टी वो मतलब टोटल ग्रोथ ये हो गई। तो टी के दौरान यही तो बढ़ी, ये तो पहले से ठीक है वो इतना, है ना। तो बेटा रे, एल नोट ये वाली है इनिशियल, और आफ्टर टाइम टी ये पूरी ये ग्रोथ हो गई है ना, जिसमें से इंक्रीज तो ये हुआ। अच्छा आर टी क्या है? आर क्या होती है? ग्रोथ रेट, की ग्रोथ पर यूनिट टाइम। और टी बेटा टाइम ही है, जिससे मल्टीप्लाई कर देंगे। हालांकि आपको इस पे कोई न्यूमेरिकल या कुछ निकालना नहीं, ये बायोलॉजी है, ये क्या चल रही है, बायोलॉजी। ठीक है, तो कुछ आपको इसमें कुछ न्यूमेरिकल या कुछ नहीं आएगा कि निकालो, बस आपको इक्वेशन याद रखनी है, आपको कर्व याद रखना है, ग्राफ लीनियर कर्व ऐसे बनता है, और ऐसे एक एक सेल ऐड होती है। क्लियर? और रूट की ग्रोथ कांस्टेंट अगर इलोंगेशन हो रहा है वो है ये। अब बात करते हैं दूसरी वाली का, जो देखिए, जो ज्योमेट्रिक ग्रोथ है वो बेटा फास्ट ग्रोथ है। कैसी ग्रोथ है? फास्ट है। क्योंकि यहां पर क्या होता है बेटा, एक सेल से दो बनेंगी, ठीक है। मैंने आगे डब्बे बनाने की बजाय, है ना, डब्बे डब्बे वो बात तो वही है, समझ गए। तो एक से दो सेल बनी, दोनों की दोनों ने, मैंने इस बार वो नहीं किया, कुछ खींचा नहीं लाइन लाइन कुछ, दोनों की दोनों सेल ने
हो सकता है उसने थोड़ा डार्क ज्यादा करके वैसे दिखाया है, वो तो अपना अपना समझाने का तरीका है मुझे, है ना। तो बेटा एक सेल से दो बनी, दोनों की दोनों ने डिवीजन की एबिलिटी रिटेन की। रिटेन की मतलब रखी, दोनों डिवाइड करेंगे आगे, और दो से सीधे चार, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट वाली बात हो रही है। तो कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि। और जैसे होता नहीं था पहले, कि पहले टाइम में कि साहूकार का ब्याज इतना महंगा होता था, है ना, कि लोन बेचारे किसी गरीब आदमी ने लोन वोन वो लिया ना उससे कर्ज, जमीन के कागज रख के, तो उसकी ब्याज में ही उसकी जमीन चली जाती थी, और मूल तो फिर भी रह जाता था। उसके लिए फिर वो पूरी जिंदगी उसके यहाँ वो करता था, नौ गुलामी काम करता था बेचारा। इतना सूद जो थी, ब्याज वो इतनी होती थी महंगी, कि 10% की ब्याज महीने की। 10% महीने का मतलब है कि 1.5 साल में ही पैसा दुगना हो गया, इस टाइप से। खैर, तो बेटा जबकि बैंकों में जो ब्याज मिलती है आपको, या बैंक से आप कर्जा लेते हैं ना जो लोन, वो आपको मिलता है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, या जैसे जैसे है ना इकोनॉमी के अकॉर्डिंग चेंज होता है। 8% से लेके 10% तक के आपको लोन मिलता है इंटरेस्ट पे सालाना। यानी 1% महीने का भी नहीं हुआ। और कहाँ मैं बात कर रहा हूँ, तो 10% महीने का, कितना बड़ा अंतर है, 10 गुना, 5 गुना। अभी भी आज की डेट में कुछ लोग ऐसे जो ब्याज ब्याज करते हैं ना ये काम, तो 5-5% लेते हैं लोगों से। इस टाइप के लोग होते हैं, बिना किसी उसके दे देते हैं उन्हें। लेकिन वो वैसे लोग होते हैं थोड़े गुंडे बदमाश टाइप के, 5% पे दे देंगे, और उन्हें पता है कि वसूल है ना, हर दिन जाके वहां पे गाली गलौज करने लगेंगे, जब मतलब जो उन्हें लेना होगा, चुकाना होगा। तो ऐसे लोग करते हैं ये काम वैसे। क्योंकि एक होता है कि किसी की मदद कर देना, वो बात एक अलग है थोड़ी बहुत, लेकिन मदद भी आज जमाना नहीं रहा है, ऐसे आया कि आप उसी कर सकते हो जो आपको लौटा सकता है टाइम पे। नहीं तो मदद का जमाना ज्यादा रहा नहीं है बेटा। नहीं तो भूल जाती है लोग आगे लेके, देते ही नहीं है। सोचते ही तो मेरे हो गए। खैर, हम टॉपिक पे आते हैं। ह्यूमन बिहेवियर की बातें नहीं कर रहे हम अब, है ना, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर तो बहुत खतरनाक टॉपिक है, आप जानते हैं। तो बेटा रे डबल होती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये जो ग्रोथ है, ये जो भी प्लांट्स नेचुरल एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं, प्लांट ऑर्गेनिज्म सभी, सब इसी टाइप की ग्रोथ शो करते हैं, है ना। और मैं बताता हूं आपको। अच्छा, अब इसमें क्या है देखो, पहले इसका ग्राफ बता देता हूं। इसका ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं, और ये इकोलॉजी में भी काम आता है, उधर भी इंपॉर्टेंट ग्राफ। सिग्मोइड कर्व आता है बेटा, कैसा आता है, सिग्मोइड। आपको दो दो पैरामीटर लेने हैं, टाइम लेना है और ग्रोथ लेनी है, स्मॉल टी कैपिटल टी कुछ भी लिख दो। तो बेटा रे सिग्मोइड या एस शेप ग्रोथ कर्व, शुरू में स्टार्टिंग में स्लो ग्रोथ हो रही है। अच्छा एक बात बताओ, एक से दो हुई, दो से चार, तो कोई ज्यादा फास्ट ग्रोथ तो नहीं नजर आ रही ना आपको। देखो ज्यादा फास्ट नहीं है ना अभी, देखना, एक एक वहां भी है, जरा कंपेयर करो, यहां तक कंपेयर करो इसको और इसको, कोई खास अंतर नहीं है। एक से दो, एक से दो वहां बनी, दो से तीन, तीन से चार, दो से चार हो गई। लेकिन अब उसके बाद में वहां 3 से 4 हुई, यहाँ सीधे 8 हुई, वहां 5 हुई या 16 हुई, वहां 6 हुई या 32 हुई, वहां 7 हुई या 64 हुई। मेरी बात समझे ना तुम। तो अब बूम कर गई ग्रोथ। बूम करने का मतलब एकदम हाई हो गई है ना, टाइम कम टाइम में और ज्यादा ग्रोथ। तो बेटा पहले तो होती है ये कौन सी, लैग फेज। कौन सी होती है, लैग फेज होती है बेटा, ये शुरुआत की स्लो ग्रोथ। उसके बाद में ये जो एकदम से ज्यादा ग्रोथ होती है फास्ट वाली, इसको बोलते हैं लॉग या एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ये लैग फेज थी, ये लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज है बेटा। और उसके बाद में स्टेशनरी। जब बेटा देखिए
एक कंडीशन ऐसी तो आएगी कि न्यूट्रिएंट सप्लाई भाई नेचुरल इन्वायरमेंट में ही है ना, तो आप जानते हैं कि लगातार जो न्यूट्रिएंट्स है वो अनलिमिटेड थोड़ी बने रहेंगे। जब आप है ना ग्रोथ होती जा रही है लगातार और कंज्यूम करते जा रहे हो मटेरियल, तो रिसोर्सेज लिमिटेड भी तो हो जाएंगे। न्यूट्रिएंट सप्लाई लिमिटेड होगी नहीं होगी, तो जब वो न्यूट्रिएंट सप्लाई लिमिट, तो एक फेज आएगी ना एक सैचुरेशन वाली, बस अब वहीं पे रुक जाएगी, एक कांस्टेंट रेट से ये है ना बस बढ़ेगी, तो उसको बोलेंगे स्टेशनरी फेज। समझ में बात आ गई? तो मैंने बताया ना, यही ज्यादातर वैलिड वाला फेज है, ज्यादातर नेचुरल उसमें यही पाया जाता है ना बेटा? अच्छा, इसका इक्वेशन क्या है जो हमें करना है? ग्रोथ जो इक्वेशन है, वो इक्वेशन है इसकी जी, सॉरी जी क्यों लिख रहा हूँ ज्योमेट्रिक में, डब्ल्यू वाला पैरामीटर लिया है इन्होंने इस बार, डब्ल्यू नॉट ई की पावर आर टी। देखिए ये लिया है, एक्चुअली मैंने बताया डब्ल्यू वन फाइनल साइज, और डब्ल्यू है यानी हमने वेट लिया है यहाँ पे। क्या लिया पैरामीटर? वेट, फाइनल वेट। अच्छा, थोड़ा इससे अलग करने को बता दिया ये। अगर मैं तुम्हें ये बोलूं डब्ल्यू टी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये मत सोचना तुम कि इसको एक को जीरो बता दिया एक को वन, यानी उसके बाद वाली। केवल ये बच्चों को समझाने के लिए अलग सिंबल अलग अलग लिया कि उसको एल इसको डब्ल्यू, इससे अलग अलग है इक्वेशन, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं केवल एक ही फॉर्म में लिख दूं, इसको लिख दूं ये जैसे एल के फॉर्म में है, मैं इसको लिख दूं एल टी इज इक्वल टू एल नॉट ई की पावर आठ, तो भी चलेगी। इसका मीनिंग क्या है ना? तो बेटा ये फाइनल वेट है या फाइनल साइज है, इनिशियल वेट है या इनिशियल साइज है। फाइनल का मतलब आफ्टर टाइम टी। ई क्या होता है? बेस होता है नेचुरल लॉगरिथम का, या लॉग का बेस ऑफ नेचुरल लॉग, मिल जाएगा आपको लिखा हुआ। और आर ग्रोथ रेट है और टी टाइम है। अब देखो एक चीज, वैसे भी एक नॉर्मल बात है, बेसिक सी बात, मतलब मैं बोलूं ऐसे ही बच्चों वाली बात भी कह सकता हूं, यहां पर प्लस हो रही है कोई चीज, इनिशियल जो साइज है उसमें प्लस हो रहा है कोई चीज वैल्यू, और यहाँ पे जो इनिशियल साइज है उसमें कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है, तो मल्टीप्लाई हो रही है वो ज्यादा बढ़ाएगी या प्लस होने वाली बढ़ाएगी? मल्टीप्लाई वाली ज्यादा बढ़ाएगी। एक बेसिक भी अगर आप देखो, तो वो इंडिकेट कर रहा है इक्वेशन भी कि वो ग्रोथ ज्यादा है, फास्ट है ना बेटा? तो ये अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक ग्रोथ आपकी कंप्लीट हुई। अब एक डायग्राम दिया हुआ है, जरा उधर देखिए लेफ्ट हैंड पे, उसके बारे में कुछ भी मैटर में कहीं नहीं लिखा है, बस उस डायग्राम के नीचे ही दो लाइन लिखी हुई हैं, तो ध्यान से सुन लेना मेरी बात, काम का है वो। जब हम बात करती हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, है ना बेटा, जायगोट से एम्ब्रियो डेवलपमेंट की जब बात करते हैं ना आप, चाहे मैं आपसे बात करूं प्लांट की चाहे एनिमल की, ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट वाली बात, तो आप देखते हैं, देखना कि जैसे एक जायगोट है, एक से क्लीवेज होके दो सेल बनी, दो से चार बनी, चार से आठ, 16, है ना? तो ये जो ग्रोथ होती जा रही है, या आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा था कि मोरूला बन गया ब्लास्टुला बन, ये जो ग्रोथ होती जा रही है ये जियोमेट्रिक नहीं है। एक से दो, दो से चार लगातार डिवाइड कैसी है? जियोमेट्रिक है। देखो जियोमेट्रिक लिखा होगा स्टार्टिंग में, तो जो स्टार्टिंग अर्लियर स्टेज होती है ना एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, वो जियोमेट्रिक है। लेकिन उसके बाद में जब कुछ सेल्स परमानेंट हो गई, फंक्शन एक्वायर कर लिया उन्होंने, आप जानते हो डिफरेंशिएशन होने लगता है ना अब, और लगातार तो डिवाइड डिवाइड केवल बॉल ही बनती रहेगी ऐसे डिवीजन हो के, कुछ सेल्स डिवाइड करेंगी, कुछ सेल्स परमानेंट होती जाएंगी डिवीजन की एबिलिटी लॉस करके, एक स्पेसिफिक फंक्शन एक्वायर करेंगी, तो फिर वहां पे कौन सी ग्रोथ आ जाएगी? अरिथमेटिक। बात खोपड़िया में आ गई होगी, यानी आप इसको भी ध्यान रखिए और उसको टिक कर लीजिए। तो ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट दोनों टाइप की ग्रोथ दिखाता है, शुरू में जियोमेट्रिक बाद में अरिथमेटिक। क्लियर है? तो चलिए अभी क्लास इतनी ही रखते हैं।